वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 सिविक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समझने वाले हैं जिसका नाम है पावर शेयरिंग। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेमोक्रेसी को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले एक सिचुएशन इमेजिन करो। सोचो एक कंट्री है जहाँ सिर्फ एक कम्युनिटी या ग्रुप के पास सारी पॉलिटिकल पावर्स हो, गवर्नमेंट के डिसीजंस भी वही लेता हो और बाकी लोगों की कोई सुनवाई ही ना हो। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऑब्वियसली बाकी कम्युनिटीज को लगेगा कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। धीरे धीरे प्रोटेस्ट होंगे, टेंशन्स और कभी कभी वायलेंस भी हो सकता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेमोक्रेसी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉलो करती है जिसका नाम क्या है? पावर शेयरिंग। सिंपल वर्ड्स में पावर शेयरिंग का मतलब है कि पॉलिटिकल पावर्स को अलग अलग ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन और लेवल्स के बीच डिवाइड कर दिया जाता है ताकि कोई एक इंसान या ग्रुप बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। सबको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। डेमोक्रेसी का मेन आइडिया है कि पावर लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, कंसंट्रेट नहीं। अब पावर शेयरिंग को बेटर समझने के लिए हम दो कंट्रीज का एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है हमारा बेल्जियम और दूसरा है हमारा श्रीलंका। सबसे पहले बात करते हैं बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है जहां पॉपुलेशन में डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स रहते हैं। यहाँ लगभग 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं, लगभग 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और एक छोटा सा ग्रुप जर्मन लैंग्वेज बोलता है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटीज ज़्यादा पावरफुल थी और डच स्पीकिंग मेजॉरिटीज को लगने लगा कि उन्हें इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है। इसी वजह से टेंशन बढ़ने लगा और कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट का डेंजर भी हो गया। बेल्जियम की गवर्नमेंट ने समझ लिया कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की गई तो कंट्री अनस्टेबल हो सकती है, इसीलिए उन्होंने पावर शेयरिंग का सिस्टम अडॉप्ट किया। बेल्जियम ने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखी गई। मतलब दोनों कम्युनिटीज के मिनिस्टर बराबर नंबर में होंगे और कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन तब तक पास नहीं होगा जब तक दोनों ग्रुप्स एग्री ना करें। दूसरा स्टेप ये था कि बेल्जियम में स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पावर दी गई। डिफरेंट रीजन्स को अपने अपने इश्यूज पर डिसीजन लेने का राइट दिया गया, जैसे एजुकेशन और कल्चरल मैटर्स। तीसरा और सबसे यूनिक स्टेप था कम्युनिटी गवर्नमेंट का सिस्टम। इस सिस्टम में लैंग्वेज ग्रुप्स के बेसिस पर कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनाई गई जो कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड मैटर्स हैंडल करती हो। इन सब रिफॉर्म्स का रिजल्ट ये हुआ कि बेल्जियम में कंट्रीज के बीच ट्रस्ट बढ़ा और कॉन्फ्लिक्ट ग्रेजुअली कम हो गए। आज बेल्जियम को पावर शेयरिंग का एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल माना जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है श्रीलंका का। श्रीलंका में भी दो कम्युनिटीज थी। एक थी सिन्हाला कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में थी और दूसरी थी तमिल कम्युनिटी जो माइनॉरिटी थी। जब श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ तो वहां के लीडर्स ने पावर शेयरिंग का सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया। इंस्टेड उन्हें लगा मेजोरिटेरियन पॉलिसी फॉलो किया जाए जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। गवर्नमेंट ने सिन्हाला लैंग्वेज को कंट्री की ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन और ऑफिशियल वर्क सब सिन्हाला लैंग्वेज में ही होने लगा। तमिल कम्युनिटीज को लगा कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज में सिन्हाला कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया। तमिल कम्युनिटी को पॉलिटिकल पावर में प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा था। इस सिचुएशन से तमिल कम्युनिटी में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ने लगा, प्रोटेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि श्रीलंका में एक लॉन्ग सिविल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया जिसे हिस्ट्री में श्रीलंका सिविल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस एग्जाम्पल से हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है, जब पावर शेयरिंग नहीं की जाती और किसी एक ग्रुप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि पावर शेयरिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? पॉलिटिकल साइंस में इसके दो मेन रीजंस दिए गए हैं, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है प्रैक्टिकल रीजन। अगर पावर शेयर नहीं होगी तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी और डेवलपमेंट रुक जाएगा।
इसीलिए पावर शेयरिंग एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है और पीस मेंटेन करता है। दूसरा रीजन है मोरल रीजन। डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल है कि पावर लोगों के पास होनी चाहिए। हर सिटीजन को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का इक्वल राइट मिलना चाहिए। इसीलिए मोरली भी ये सही माना जाता है, पावर सबके बीच शेयर होनी चाहिए। अब हम पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। ये पार्ट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पावर शेयरिंग के चार मेन फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म है हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसका मतलब है पावर को गवर्नमेंट के बीच, ऑर्गन्स के बीच शेयर करना चाहिए, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों इंस्टीट्यूशन के पास अलग अलग पावर्स होनी चाहिए, ये एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। इस सिस्टम को चेक्स एंड बैलेंस भी कहा जाता है। इसका पर्पस ये होता है कि कोई एक इंस्टीट्यूशन बहुत पावरफुल ना हो जाए। दूसरा फॉर्म है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसमें पावर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच डिवाइड होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इस सिस्टम को फेडरल सिस्टम भी कहा जाता है। तीसरा फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। कभी कभी सोसाइटी के डिफरेंट कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है ताकि उन्हें भी डिसीजन मेकिंग में वॉइस मिले। इंडिया में इसका एग्जाम्पल रिजर्वेशन सिस्टम है, जहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। चौथा फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। डेमोक्रेसी में यूजुअली मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होती है। कभी कभी इलेक्शन के बाद सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पाती और कोलेशन गवर्नमेंट बन जाती है, जहां डिफरेंट पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट चलाती है। इस सिचुएशन में भी पावर शेयरिंग होता है। अगर हम पूरे चैप्टर को समराइज करते हैं तो एक सिंपल कंक्लूजन निकलता है, डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब पावर को सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशन के बीच फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग अडॉप्ट करके अपने कंट्री को स्टेबल बनाया, जबकि श्रीलंका ने इनिशियली पावर शेयर नहीं किया और उससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। इसीलिए पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का एक इसेंशियल फीचर माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पावर शेयरिंग चैप्टर को कंप्लीट तरह से समझा। पावर शेयरिंग क्या होता है, बेल्जियम और श्रीलंका का केस स्टडी भी किया, पावर शेयरिंग का रीजन और उनके डिफरेंट फॉर्म्स भी समझे। अगर आप क्लास 10 सिविक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैप्टर के एग्जांपल्स और फॉर्म्स को अच्छी तरह याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में इन पर ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इन केस स्टडीज में से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आपको मिले। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आपको इसी तरह डिटेल में समझना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।